अध्याय 171 अध्याय 149 गिरफ्तारी सदस्यता लें। 2। उसे यकीन नहीं था कि किन कांग कब उसे पकड़ पाएगा और वह व्यर्थ की बकबक से परेशान नहीं होना चाहता था। क्या एक गुंडा बंदूक लेकर घूम रहा है? झेंग शिउ आश्चर्य से खड़ा हो गया। अभी अभी हुई घटना के तुरंत बाद एक और घटना। उसके हैरान स्वर और भाव भंगिमाओं के बावजूद सच्चाई यह थी कि उसने अपने पद पर रहते हुए इतना कुछ देखा था कि एक छोटे मोटे गुंडे का सरेआम बंदूक लहराना उसे उतना चौंकाने वाला नहीं लगा। वह जानता था कि ये गुंडे ज्यादातर युवा होते हैं जो अपनी जिज्ञासा और दिखावा करते हैं और अपनी मौजमस्ती के बाद उनकी रुचि खत्म हो जाती है। वह पिछले कुछ सालों में ऐसे कई गुंडों से रूबरू हो चुका था। हालांकि वे थोड़े लापरवाह और आवेगी हो सकते थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे और किसी को गोली मारने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती थी। हालांकि अब जब तांग किंग इसमें शामिल हो गया था तो उसने इस पर अधिक महत्व दिया था। हाँ, उसका नाम किन कांग है। वह अक्सर पुलिस स्टेशन आता जाता रहता है, इसलिए उसे पहचानना आसान होगा। मुझे लगता है कि वह जल्द ही शहर पहुंच जाएगा और मुझे चिंता है कि वह किसी को चोट पहुंचा सकता है, तांग क्विन ने धीरे से कहा। पब फ्यूचर विज्ञापन। समझ गया, मैं तुरंत गिरफ्तारी का इंतजाम करूंगा। लिटिल टैंग, हमारे काम में सहयोग देने के लिए शुक्रिया, झेंग शिउ ने जवाब दिया। उसके लिए एक गुंडा, चाहे उसके पास बंदूक हो, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर दोषी भी ठहराया जाता तो सजा ज्यादा भारी नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा 1 दशक। अगर वे जेल में अच्छा व्यवहार करते तो आमतौर पर जल्दी बाहर आ जाते और उन्हें बंदूकें सौंपने के लिए मनाना आसान होता, जब तक कि वे हताश न हो। कुछ भी नहीं, हमें यही करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप निष्पक्षता से कानून लागू करेंगे। मैं इस आदमी के रहते चीनी नव वर्ष का आनंद नहीं ले पाऊंगा, तांग क्विन ने आगे कहा। उसे यकीन नहीं था कि इस तरह के मामलों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है और सजा कैसे दी जाती है, लेकिन उसे विश्वास था कि झेंग शिउ के प्रभाव और उसके अपने इशारे से अगर किन कॉन्ग बंदूक छुपा भी लेता है तो झेंग शिउ उसे शांति से चीनी नव वर्ष मनाने देने का कोई रास्ता निकाल ही लेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, झेंग शियाओ हंसा। तांग क्विन की बातों से साफ जाहिर था कि वह किन कांग को जानता था और उनके बीच किसी तरह का निजी झगड़ा था। कोई आश्चर्य नहीं कि तांग क्विन ने पुलिस हेल्पलाइन डायल करने के बजाय सीधे उसे फोन करना चुना। यह उसके लिए एक छोटी सी बात थी और वह तांग क्विन के लिए यह एहसान करने को तैयार था। कुछ और बातचीत के बाद उन्होंने कॉल समाप्त कर दी। तांग क्विन के विशेष ध्यान के कारण झेंग शिउ ने इस मामले को प्राथमिकता दी और तुरंत विलो टाउन पुलिस स्टेशन के प्रमुख यांग क्वान को निर्देश दिया कि वे किन कांग को सख्ती से पकड़े और कानून का पालन करें। किन कांग का नाम सुनते ही यांग क्वान ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह तो होना ही था, क्योंकि शहर छोटा था और वह वहां 10 साल से रह रहा था। गुंडे तो बहुत कम थे और किसी एक गुंडे से परिचित होना कोई असामान्य बात नहीं थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि किन कांग नए साल में कोई बखेड़ा खड़ा कर देगा, खासकर जब यह सब ब्यूरो चीफ की शिकायतों से पता चला हो। इसी वजह से वह पूरी तरह सतर्क हो गया और कॉल खत्म होते ही किन कांग के पीछे पड़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। झेंग शिउ की तरह इन लोगों के साथ वर्षों से चल रहे व्यवहार को देखते हुए उसे बंदूक से डर नहीं लगा। हालांकि उन्हें तैयार रहना जरूरी था, कहीं ऐसा न हो कि वे स्थिति को कम आंक लें और हालात बिगड़ जाएं। तांग क्विन के फोन काटने के 10 सेकंड बाद पीछे से किन कांग की चिढ़ाने वाली आवाज आई। तांग क्विन, कायर। जियाक्सिउ, देखो ये तुम्हारी बचपन की प्यारी है। अब वे लगभग शहर में पहुंच चुके थे और ज्यादा लोग और गाड़ियां थीं, इसलिए तांग क्विन ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चला सकती थी। बिना कुछ कहे लिन जियाक्सिउ ने अपना सिर घुमा लिया। वह तांग क्विन की तेजी का कारण जानती थी क्योंकि वह उससे फोन पर बात नहीं छिपा रहा था। इतने खतरनाक इंसान के आसपास होने का ख्याल ही उसे डरा रहा था, इसलिए उसने तांग क्विन की कमर और भी कसकर पकड़ ली। आमतौर पर जब कोई उसके प्रेमी का अपमान करता तो वह उसके पक्ष में खड़ी हो जाती, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि तांग क्विन की तरह किन कॉन्ग को नजरअंदाज कर दिया। वह जानती थी कि वह चाहे कुछ भी कहे, वह उसे तारीफ समझेगा और भी ज्यादा बकबक करेगा। उसकी बातें सुनना पहले से ही काफी परेशान करने वाला था, उससे बातचीत करने से तो और भी परेशानी हो जाती। जियाक्सिउ के आलिंगन की मजबूती महसूस करते हुए तांग क्विन ने उसे आश्वस्त करने के लिए उसका हाथ थपथपाया। उसे किन कांग जैसे उपद्रवी से कोई परेशानी नहीं थी जिसे थप्पड़ मारने ही वाला था। ऐसा नहीं था कि वह डर रहा था, बल्कि किन कांग का पिता एक कुख्यात जुआरी इलाके में बेहद गुस्सैल था। अगर आज तांग क्विन और किन कांग में झगड़ा हुआ, चाहे मौखिक हो या शारीरिक, और अगर पुलिस को बंदूक मिल गई तो जुआरी पिता जरूर उसे दोषी ठहराएगा। वह बेटे से तो ठीक से निपट नहीं पाया, फिर बदला लेने की फिराक में पिता से भी निपटना पड़ा। यह हास्यास्पद होगा। जैसा कि कहावत है, किसी व्यक्ति को सबसे बड़ा नुकसान उसकी अनदेखी करके पहुंचाया जा सकता है। यह उस पर चिल्लाने या उसे पीटने से भी बदतर है।
हालांकि इन हरकतों का कम से कम मतलब तो यही है कि उसने आपको परेशान किया है, लेकिन किसी को पूरी तरह से नजरअंदाज करना उसके अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज करना है। और ऐसा ही चलता रहा। किन कांग लिन जियाक्स्यू पर ध्यान देते हुए तांग किंग का अपमान करता रहा। तांग किंग को नजरअंदाज करते देख वह और भी घमंडी हो गया और अपनी बंदूक निकालकर गोली चलाने से जरा भी चूक गया। 5 मिनट के अंदर समूह एक ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके में पहुंच गया। तांग क्विन ने एक पुलिस गाड़ी को धीरे धीरे आते देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तेज नजर वाले पुलिस अधिकारी ने किन कांग को भी देख लिया। नजरअंदाज करना नामुमकिन था। हरे और पीले रंग का रॉकेट जैसा हेयर स्टाइल भीड़ में नजरअंदाज करना नामुमकिन था, बिल्कुल अंधेरे में जुगनू की तरह। गश्ती गाड़ी में सवार पुलिस अधिकारियों ने लक्ष्य का पता लगा लिया। थोड़ा आगे बढ़कर तांग किंग की मोटरसाइकिल के सामने रुक गए। 3 पुलिस अधिकारी नीचे उतरे, जिनमें से एक ने तांग किंग और किन कांग की मोटरसाइकिलों को रोकने के लिए आगे बढ़कर कहा। अध्याय 172 अध्याय 149 गिरफ्तारी सदस्यता लें। 3 गाड़ी रोको। अरे ऑफिसर लियू, आज आप लोग ड्यूटी पर हैं? आइए सिगरेट पी लीजिए। पुलिस को देखकर किन कांग घबराया नहीं बल्कि असामान्य रूप से खुश हुआ। वह आगे बढ़ा और लिन जियाक्स्यू के सामने अपनी पहुंच का रौब झाड़ते हुए सिगरेट की पेशकश की। देखो पुलिस मेरे दोस्त हैं। हालांकि जैसे ही वह पास पहुंचा, अधिकारी लियू और उसके साथी ने तुरंत उसकी बाहें पकड़ लीं और उसे जमीन पर धकेल दिया तथा उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। क्या आप उसके जैसी एक सुंदर महिला से मिलेंगे? हर ब्यूटी अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आमतौर पर जब किसी बंदूकधारी से निपटना हो तो उन्हें पहले अपनी बंदूक निकाल लेनी चाहिए और उस व्यक्ति को हिलने डुलने से रोकना चाहिए। लेकिन वे जानते थे कि किन कांग एक आम आदमी था जो सिर्फ भौंकता था, काटता नहीं था। हर बार जब वे उससे टकराते तो वह उनके अधीन हो जाता था, जिससे उनके लिए यह यकीन करना मुश्किल हो जाता था कि वह बंदूक निकालकर उनसे भिड़ जाएगा। अफसर लियू, आप क्या कर रहे हैं? मैं एक कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। जमीन पर गिरा हुआ किन कांग घबराहट में चिल्लाया। तुम्हारा ऑफिसर लियू कौन है? मुझे ऑफिसर लियू कहो। कानून का पालन करने वाला नागरिक? फिर तुम्हारे पास बंदूक क्यों है? चुपचाप रहो। वह बोल ही रहा था कि उसके साथी को टाइप 54 पिस्तौल मिल गई। ऑफिसर लियू ने ठंडे स्वर में कहा। उनका मुखिया कार से देख रहा था, लेकिन उसने विनम्रता दिखाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उन्हें हैरानी हुई कि किन कांग के पास बंदूक थी, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि बंदूकों की बिक्री प्रतिबंधित है, फिर भी कई लोग उन्हें हासिल करने में कामयाब रहे। इस बारे में चिंता करना बेकार था। यह बदकिस्मत लड़का संयोग से उनसे टकरा गया। यह मेरी नहीं है, किन कांग ने तुरंत घबराकर कहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह बंदूक उसकी है। अगर उसने कबूल कर लिया तो जरूर जेल हो जाएगी। हालांकि सजा ज्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन जेल में कौन रहना पसंद करेगा? आजादी तो कहीं बेहतर थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। तो फिर यह किसका है? अधिकारी लियू ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। मुझे मिल गई। मैं इसे तुम लोगों को देने ही वाला था। किन कांग शुरू में तो डरा हुआ था, बंदूक के असली मालिक का नाम बताना चाहता था। यह बंदूक उसके दत्तक बड़े भाई से उधार ली गई थी, जिसने उसके अच्छे व्यवहार से प्रभावित होकर उसे कुछ दिनों के लिए उधार दी थी। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अगर उसने राज खोल दिया तो उसकी जान पर बन आएगी। इसलिए उसने जल्दी से अपना बयान बदल दिया और इसकी जिम्मेदारी लेने की कोशिश की। जैसे ही वह जिम्मेदारी स्वीकारने की कोशिश कर रहा था, उसे अचानक एहसास हुआ कि पुलिस वाले का सवाल उसे भटका रहा था। वह फिर से सोचने लगा, जब तक वह यह नहीं मानता कि बंदूक उसकी या उसके बड़े भाई की है, क्या वह सुरक्षित नहीं था? यह कहने के बाद किन कांग ने राहत की सांस ली और अपनी तीव्र बुद्धि के लिए खुद की प्रशंसा की। तांग किंग भी यह देखकर मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में वाकई बहुत कम मूर्ख हैं। जब तक किन कांग इस बात पर अड़ा रहेगा कि उसे यह बंदूक मिली है, तब तक सबसे बुरा तो यही हो सकता है कि उसे शक के आधार पर अस्थायी हिरासत में ले लिया जाए। लेकिन इतना ही काफी था, बशर्ते उसे चीनी नववर्ष के दौरान इस आदमी से न मिलना पड़े। मिल गया है ना? चलो थाने वापस चलते हैं और तुम बता सकते हो कि कैसे मिला। अधिकारी लियू ने ठहाका लगाया। उनका मुखिया कार में था, जिसने सुना कि अलार्म खुद झेंग शियू ने बजाया था और उसने खुद ही उसे ठीक से संभालने का आदेश दिया। वे मूर्ख नहीं थे। मुखिया के कहे 4 शब्दों का मतलब क्विन कांग को बोनस देना तो बिल्कुल नहीं था। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। ऐसे घटिया इंसान से उन्हें कोई हमदर्दी नहीं थी। अधिकारी लियू हमेशा से क्विन कांग के दुर्व्यवहार के लिए उसका गला घोंटना चाहता था। लेकिन चूंकि क्विन कांग ने बिना कोई अपराध किए सिर्फ कानून तोड़ा था, इसलिए अगर वे सामान्य प्रक्रिया का पालन करते तो वह अछूत होता। इसके अलावा क्विन कांग अभी भी नाबालिग था। ज्यादा से ज्यादा वे उसे किशोर सुधार केंद्र भेज सकते थे। जब दोनों अफसरों ने किन कांग को कार की पिछली सीट पर धकेल दिया
तो उसने ज्यादा सोचा नहीं। उसने अपनी बदकिस्मती को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। कई लोग ऐसे थे जिन्हें उसके बड़े भाई की बंदूक के बारे में पता था। कई लोग उसे मुसीबत में देखना चाहते थे। उसके बड़े भाई ने बंदूक कई बार खेलने के लिए उधार दी थी, उसमें कभी कोई गोली नहीं चली और न ही कभी कोई गंभीर घटना घटी थी। उसने सोचा कि किसी ने जरूर कुछ छूट दिया होगा। खैर, अंदर जाने के बाद उसे बस हर बात से इनकार करना था। पुलिस उसके साथ कुछ नहीं करेगी। उसे बस यही डर था कि बाहर निकलकर अपने बड़े भाई को कैसे समझाएगा। पीएस, मैं इतना थक गया हूं कि मेरे पास सेंसर किए गए अध्यायों को संशोधित करने का भी समय नहीं है। हाय। अध्याय 173, अध्याय 150, नए साल का स्वाद, कृपया सदस्यता लें। एक। जब दोनों पुलिस अधिकारियों ने किन कांग को पुलिस कार में बिठाया तो अधिकारी लियू ने तांग किंग की ओर मुड़कर कहा, आओ तुम दोनों मेरे साथ स्टेशन चलो। उसने पहले किन कांग को तांग किंग से भावुकता से बात करते देखा था, और जबकि तांग किंग उसके साथ बातचीत करने में पूरी तरह से उदासीन लग रहा था, क्योंकि तांग किंग किन कांग को जानता था और अपराध स्थल का गवाह था, इसलिए उनके लिए थाने में वापस जाकर अपना बयान देना उचित होगा। इसके अलावा उसने अनुमान लगाया कि अधीक्षक ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्यों बुलाया होगा, यह स्पष्ट करते हुए कि उन्हें किन कांग के मामले को निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। और वह कौन था जिसने झेंग शिउ को अपराध की सूचना दी? एक सामान्य व्यक्ति का फोन झेंग शिउ तक कभी नहीं पहुंचता, और अगर काउंटी को कोई रिपोर्ट मिल भी जाती तो अधीक्षक के लिए उन्हें सूचित करना असंभव होता। इसलिए किसी ने सीधे झेंग शिउ को हस्तक्षेप करने के लिए कहा होगा। तो यह व्यक्ति कौन था? या क्या यह अधीक्षक द्वारा किया गया कोई कार्यक्रम था? अपनी पेशेवर आदत के कारण वह, जो पहले से ही अपनी सोच में सतर्क था, एक पल में 10 से अधिक संभावनाओं के बारे में सोचने में सक्षम था, और संभावना यह थी कि तांग किंग ने ही रिपोर्ट की थी। इसलिए उसने बयान ब्रीफिंग प्रक्रिया के दौरान तांग किंग की सच्चाई की जांच करने का इरादा किया। जब तक वह सीमा पार नहीं करता तब तक इसे गैरकानूनी नहीं माना जाएगा। कोई भी इसमें कोई खामी नहीं निकाल सकता था। अगर तांग किंग और झेंग शिउ का कोई रिश्ता नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर होता भी, वह सिर्फ 29 साल का था, वह भी आगे बढ़ना चाहता था। ठीक है अधिकारी लियू, आप आगे चलिए, मैं पीछे आऊंगा, तांग किंग ने सहमति जताई। उसे अधिकारी लियू के धूर्त विचारों का अंदाजा नहीं था, लेकिन अगर उसे पता भी होता तो भी वह उसे कमतर नहीं समझता। इच्छाएं सामाजिक गतिशीलता का मूल हैं। क्या किसी व्यक्ति की पदवी पाने की चाहत समझ में नहीं आती? क्या वरिष्ठों की चापलूसी स्वीकार्य नहीं है? जो लोग पद के लिए अपनी गरिमा का त्याग करते हैं वे बिल्कुल विवेकशील होते हैं, ठीक उन पतित स्त्रियों की तरह जो पैसों के लिए अपने शरीर का सौदा करती हैं। समान व्यापार जिसमें न कोई ऊंच नीच न कुलीनता नीच। अगर किसी में रूढ़ी तोड़ने, अलग दिखने और ऊपर उठने की क्षमता नहीं है, फिर भी वह सब कुछ पकड़कर केवल पाना चाहता है, तो ऐसा तर्क डाकू के तर्क के समान है। धर्म और अधर्म के मार्गों की तरह अगर कोई किसी पर भी चलना नहीं चाहता, फिर भी दोनों से मिलने वाले पुरस्कारों को अपना बताना चाहता है, तो संवाद का कोई आधार नहीं है। मानवीय इच्छाएं मानवीय कार्यों को प्रेरित करती हैं। हम धीरे चलाओ, यहाँ बहुत लोग हैं, अधिकारी लियू ने गाड़ी में बैठने से पहले चेतावनी दी। तांग किंग उस अपराध में शामिल नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उसके भाग जाने का डर नहीं था। यह देखकर कि अब और कोई तमाशा देखने को नहीं बचा, भीड़ तितर बितर हो गई। किन कांग की गिरफ्तारी की खबर ने उन्हें कुछ देर तक बात करने के लिए काफी कुछ दे दिया। लिन जियाक्स्यू को गाड़ी चलाते हुए तांग किंग पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे शहर के पुलिस स्टेशन तक बयान देने गया। उसने कोई भी जानकारी नहीं छिपाई जिसमें किन कांग के साथ उसका रिश्ता और कोई भी पुरानी नाराजगी शामिल थी। हालांकि जब पुलिस ने उसके रिश्तेदारों के बारे में भी पूछा तो उसे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। पुलिस अधिकारी यह सुनकर दंग रह गए कि तांग किंग के चाचा किन युगांग निकले। उनका इलाका उसी व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले किंगयान शहर के अधिकार क्षेत्र में था। उनके लिए किन युगांग के बारे में न सुनना असंभव था, जो काउंटी निदेशक के समकक्ष पद पर थे और जिनका भविष्य उज्जवल था। वे जल्द ही डिप्टी डिवीजन स्तर के पद पर पहुंच सकते थे। यह उनके लिए श्रद्धा से परे था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन। इसलिए तांग क्विंग के प्रति पुलिस का रवैया तुरंत बदल गया। उसी समय अधिकारी लियू ने स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया और 50% संभावना के साथ अनुमान लगाया कि तांग क्विंग ने किन कांग को सबक सिखाने के लिए झेंग शिउ से संपर्क किया था। बाकी 50% संभावना के लिए इसे एक कानून प्रवर्तक की सतर्कता का परिणाम माना गया। ठोस सबूत झूठे भी हो सकते हैं, अटकलों की तो बात ही छोड़िए। अब जब उन्हें पता चला कि तांग किंग को 2 शक्तिशाली व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त है, तो पुलिस को पता था कि क्या करना है। हालांकि 15 मिनट के भीतर तांग क्विंग और लिन जियाक्स्यू को गर्मजोशी से पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें केवल अगली बार फिर आना की छूट थी। जहां तक किन कांग का सवाल है, वह अभी भी पूछताछ कक्ष में था और ईमानदारी से सवालों के जवाब दे रहा था।
उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उसे कुछ देर थाने में हिरासत में रखना आसान होता। थोड़ा दिखावा करने के लिए कुछ लोग पहले से ही इस मामले को और दिलचस्प बनाने पर विचार कर रहे थे। चूंकि अधीक्षक ने व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया था, इसलिए उन्हें पूरी तरह से काम करना चाहिए, अन्यथा वे कैसे प्रगति कर पाएंगे। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद लिन जियाक्स्यू, जिसने तांग क्विन का हाथ कसकर पकड़ रखा था, आखिरकार थोड़ा शांत हुआ और बोला, तांग, यह बहुत खतरनाक था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किन कांग के पास बंदूक होगी। अच्छा हुआ कि तुमने उससे झगड़ा नहीं किया। हे, इसमें डरने की क्या बात है? क्या ऑफिसर लियो ने अभी नहीं कहा था कि बंदूक में गोलियां नहीं थीं? वैसे मैंने हाल ही में एक युद्ध विशेषज्ञ से कुछ युद्ध कौशल सीखे हैं। अगर हम लड़ भी लेते तो भी मुझे उससे डर नहीं लगता। अगर मैं इस घटना से खुद को दूर न रखना चाहता और उससे कोई बदला न लेना चाहता तो मैं उसे बहुत पहले ही पीट चुका होता। तांग किंग ने लिन जियाक्स्यू को थपथपाया, उसे सहज होने का इशारा करते हुए। अगर गोलियां न भी हों तो भी तुम्हें जोखिम नहीं उठाना चाहिए। अगर भविष्य में तुम उससे मिलो तो जल्दबाजी मत करना। यह खतरनाक है। लिन जियाजू ने यह सुनते ही उसे तुरंत डांटा। हालांकि किन कांग के पास गोलियां नहीं थीं, यह सिर्फ एक दिखावा था कि उसके पास गोलियां नहीं हैं, लेकिन उसके घर का क्या? अगर तांग किंग ने किन कांग को नुकसान पहुंचाया और किन कांग के पास गोलियां छिपी हुई थीं, तो यह खतरनाक होगा। हाँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अगर अगली बार दिख गया तो नजरअंदाज कर दूंगा। तांग किंग ने झट से हामी भर दी। इस समय वह जिद्दी नहीं हो सकता था और न ही सख्ती दिखाने की कोशिश कर सकता था। जब तक वह शारीरिक रूप से गोलियों का प्रतिरोध नहीं कर सकता, किन कांग को बहुत खतरनाक माना जाएगा। अम्मा तांग किंग को सहमत देखकर लिन जियाक्स्यू ने राहत की सांस ली। उसे नहीं लगा कि तांग किंग का जवाब न देना उसकी कमजोरी है। अगर किसी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती तो असली शर्मिंदगी होती। सुरक्षा स्वाभिमान से ज्यादा जरूरी है। इसके बाद दोनों ने कुछ नए साल की आवश्यक चीजें खरीदीं, दोहे, धूप, पटाखे, चाय, शराब सामग्री आदि। यह सामानों का एक बड़ा संग्रह था और तांग किंग को यह सब ले जाने के लिए 2 यात्राएं करनी पड़ी। अध्याय 174, अध्याय 150, नए साल का स्वाद। कृपया सदस्यता लें। 2 FREWEBOVL.CN। नए साल का सामान खरीदकर घर लौटने के बाद तांग किंग और लिन जियाक्स्यू रसोई में व्यस्त थे। वे इस भोजन के लिए 7-8 व्यंजन बनाने की योजना बना रहे थे। कई सहपाठियों के अलावा लिन जियाक्स्यू के दादा दादी आज दोपहर के भोजन के लिए आ रहे थे। अगर लिन जियाक्स्यू के माता पिता कारपूल करके समय पर पहुंच जाते तो उन्हें अतिरिक्त लोगों के लिए भी तैयार रहना पड़ता। तांग किंग के माता पिता दोपहर में ही लौटते। हर साल ऐसा ही होता था। वे नए साल की पूर्व संध्या पर अपनी दुकान आधे दिन के लिए खोलते थे। कभी दोपहर के भोजन के लिए वापस आते, कभी दुकान में खाना खाते और फिर चीनी नव वर्ष के तीसरे दिन तक आराम करते। वे चीनी नव वर्ष के चौथे दिन से अपना नियमित काम शुरू करते। चटचट। चूल्हे में लकड़ी चटचट की आवाज के साथ जल रही थी। अब वहां कोई प्राकृतिक गैस या बायोगैस जैसी चीज नहीं थी, केवल खाना पकाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जा सकता था। तांग किंग के दादा दादी जलाऊ लकड़ी छोड़ गए थे और उनकी मृत्यु के बाद भी पुराने घर को तोड़कर लकड़ियों का ढेर लगा दिया गया। उपयोग की आवृत्ति को देखते हुए तांग किंग ने अनुमान लगाया कि इसे जलाने में कम से कम 5 या 6 साल लगेंगे। लगभग 11 बजे शेन कांग और उनके कई अच्छे सहपाठी वहां पहुंचे। कुल 5 लोग थे, 3 पुरुष और 2 महिलाएं। वे चीनी नव वर्ष पर खाली हाथ नहीं आते, लेकिन छात्र होने के नाते उन्हें शराब या सिगरेट लाने की झंझट नहीं उठानी पड़ी। इसके बजाय वे अपने अपने घरों से कुछ खास चीजें लेकर आए। तांग क्विन, हम यहाँ हैं, बाहर आओ और अपने मेहमानों का अभिवादन करो। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुआ, शेन कांग की तेज आवाज चालू हो गई। चले जाओ, तुम ही मेहमानों का मनोरंजन कर रहे हो, बस आंगन में बैठो। एप्रन पहने हुए तांग क्विन हंसते और गाली देते हुए रसोई से बाहर चली गई। लिन जियाक्स्यू भी उनका अभिवादन करने के लिए बाहर आया, फिर रसोई में लौट आया। तांग किंग ने आंगन साफ कर दिया था। मेजें, बेंच और नाश्ते की चीजें सब सजाकर मेहमानों के आने का इंतजार कर रही थीं। तांग किंग आगे बढ़े और उनमें से प्रत्येक के लिए 1 कप चाय डाली। तुम लोग बातें करो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तांग किंग ने कहा और वापस रसोई में चली गई। हालांकि वे सभी युवा थे और अच्छे सहपाठी थे। हालांकि वे मेहमान थे, लेकिन वे आंगन में किसी बॉस की तरह नहीं बैठे थे। इसलिए वे सभी मदद करने चले गए। रसोई में इतने सारे लोगों को आते देखकर तांग क्विंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के लिन जियाक्स्यू और 2 छात्राओं को बाहर जाकर बातचीत करने के लिए कहा। पहले रसोई में सिर्फ एक व्यक्ति काम करता था, इसलिए वहां काफी भीड़भाड़ रहती थी, लेकिन अब कई मुफ्त मजदूरों के आने से तांग क्विंग को लिन जियाक्स्यू पर तरस आने लगा। दोपहर तक लिन जियाक्स्यू के माता पिता अभी भी नहीं पहुंचे थे, क्योंकि सड़क पर फिर से जाम लग गया था, इस बार एक कार दुर्घटना के कारण। 7 जवान और 2 बूढ़े साथ बैठे थे, लेकिन उन्होंने शराब नहीं पी थी। तांग किंग पहले कभी नहीं पीता था
और जब भी शेन कांग पीता तो वह सबको लेक्चर देना शुरू कर देता। वह इतनी शेखी बघारता कि मानो वह पूरे आसमान में शेखी बघार सकता है, और वह बार बार वही शेखी बघारता। शांति से खाना खाने के लिए बाकी दो लोग जो आमतौर पर शराब पीते थे इस बार नहीं पी रहे थे। लिन जियाक्स्यू के दादाजी भी लिन जियाक्स्यू की दादी के नियंत्रण में थे, उन्हें शराब यहाँ तक कि बियर भी पीने की इजाजत नहीं थी। तांग क्विंग, तुम हमारी जियाक्स्यू के साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर तुमने उसे धमकाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लिन जियाक्स्यू की एक करीबी दोस्त शी यिंग ने अपनी छोटी सी मुट्ठी से उसे धमकाते हुए कहा। वह लिन जियाक्स्यू के व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानती थी। वह एक अच्छी पत्नी और प्यार करने वाली माँ जैसी थी, लेकिन वह बहुत ही कोमल थी। वह तांग क्विंग के प्रति बहुत ज्यादा उदार और भरोसेमंद थी। कभी कभी उसकी सरलता शी यिंग को सहानुभूति का एहसास कराती थी, इसलिए जब भी वह तांग क्विंग को देखती तो उससे इस बारे में कुछ कहने से खुद को रोक नहीं पाती थी। यह सही है। अगर आपकी हिम्मत है तो शेन कांग ने अगले 5 मिनट के लिए सीधे कमान संभाल ली। कई सहपाठियों ने चुपचाप अपने चेहरे ढक लिए, उनके मुंह हिल रहे थे। ठीक है, मैं समझ गया। मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं उसे कैसे धमका सकता हूं? चिंता मत करो, तुम्हारी लड़की सुरक्षित है। कई सहपाठियों को कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। देखकर तांग क्विंग ने शेन कांग के तांग विरोधी भाषण को तुरंत रोक दिया। वह इस आदमी से सचमुच डर गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शेन कांग इतनी जल्दी इस हालत में पहुंच जाएगा कि वह बिना शराब पिए लड़ सकता है। कितना भयानक। पूरे भोजन में ज्यादातर युवा थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने स्कूली जीवन की याद आने लगी। किसने क्या अंक प्राप्त किए, कौन स्कूल नहीं गया, कौन किसके साथ डेटिंग कर रहा था। खासकर जब डेटिंग की बात आती थी, लड़के और लड़कियां सभी तांग क्विंग और लिन जियाक्स्यू को ईर्ष्या से देखते थे। लड़के तांग क्विंग के सौभाग्य से ईर्ष्या करते थे, लड़कियां तांग क्विंग के सुंदर और खिले हुए रूप से ईर्ष्या करती थीं। पुराना तांग क्विंग थोड़ा सुंदर था, लेकिन वर्तमान तांग क्विंग पहले से ही बहुत सुंदर से एक कदम आगे था। अपनी शांत विनम्रता और अचेतन प्रभुत्व के साथ वह पहले से ही एक पुरुष देवता था। अगर उसे तांग क्विंग और लिन जियाक्स्यू की भावनाओं के बारे में पता न होता तो सुंदर शी यिंग बहुत पहले ही कोई कदम उठा चुकी होती। भोजन समाप्त होने से पहले 2 घंटे से अधिक समय तक चला। भोजन के बाद सभी लोग घर चले गए क्योंकि आज चंद्रमास की 30वीं तारीख थी और घर पर कुछ काम करने थे। दोपहर लिन जियाक्स्यू और तांग किंग के माता पिता एक के बाद एक घर लौट आए। स्वाभाविक रूप से बधाई और उपहार देने का दौर चला और इस बीच तांग किंग ने कई रिश्तेदारों से मुलाकात की। शाम को तांग क्विंग का परिवार और लिन जियाक्स्यू का परिवार एक साथ बैठा। पहले वे अलग अलग खाना खाते थे, लेकिन अब तांग क्विंग के दादा दादी के एक एक करके गुजर जाने के बाद एक परिवार में सिर्फ 3 लोग रह गए थे, जो कुछ हद तक अलग थलग था। इसलिए लिन के पिता के स्नेहपूर्ण निमंत्रण पर तांग क्विंग के माता पिता कुछ मना करने के बाद मान गए। 3 लोगों का खाना खाना थोड़ा शांत था। वैसे भी अब वे सब एक परिवार थे, अब अलग थलग महसूस करने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, सीसीटीवी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला शुरू हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। एंडी मंच पर है। हा, यह आदमी सचमुच मजेदार है। यह 1000 हाथ वाला गुआनियन बुरा नहीं है। जोलिन साई का नृत्य सुंदर है। दोनों परिवार एक साथ बैठकर सीसीटीवी का स्प्रिंग फेस्टिवल गाला देख रहे थे। कमरा हंसी से गूंज रहा था। हालांकि तांग क्विंग ने पहले भी कई कार्यक्रम कई बार देखे थे, लेकिन अब उन्हें दोबारा देखना भी उतना ही रोमांचक था। क्लासिक तो क्लासिक ही रहते हैं। स्थानीय स्टेशन का नववर्ष पूर्व संध्या समारोह अभी तक लोकप्रिय नहीं हुआ था, इसलिए सभी लोग सीसीटीवी के वसंत महोत्सव समारोह को देखते हुए रात बिताते थे। आगे चलकर हालांकि स्थानीय स्टेशन का नववर्ष पूर्व संध्या समारोह और भी भव्य होता गया, तांग क्विंग उसे कम ही देखता था, फिर भी वह सीसीटीवी के वसंत महोत्सव समारोह को लगातार देखता रहता था। कई लोगों ने कहा कि समारोह का स्वरूप पुराना और विषय वस्तु नीरस थी। यह बात सच भी थी। फेंग शियाओगांग के आने पर भी वे ज्यादा कुछ नहीं बदल पाए, बस कुछ नौटंकी जोड़ पाए। इसलिए फेंग शियाओगांग की तरह तरह से आलोचना की गई। हालांकि यह कार्यक्रम की गलती नहीं थी। समारोह का स्वर शुरू से ही लोकलुभावनवादी बनाया गया था। हालांकि नौटंकी और नवीनता युवाओं की रुचि को भाती थी, यानी उन लोगों की जो ऑनलाइन सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, लेकिन बाकी दर्शकों का क्या? क्या पुरानी पीढ़ी पॉप गाने सुनना पसंद करती है? क्या उन्हें आपकी नौटंकी और दिखावटीपन देखना पसंद है? जाहिर है जरूरी नहीं। अगर वे देखते भी हैं तो वे अल्पसंख्यक हैं। यह भी गौर कीजिए कि 21वीं सदी के नेता आमतौर पर उम्रदराज होते हैं, और जितने ज्यादा उम्रदराज होते हैं उनकी पसंद उतनी ही ज्यादा पारंपरिक होती है। इतने सारे बड़े नामों और हस्तियों को जगह देने के साथ वसंत महोत्सव समारोह के मंच पर जो भी जाता है उसके लिए काम मुश्किल होता है।
टांग किंग कम से कम हर साल यह कार्यक्रम देखता था, और अगर उसे कोई खास कार्यक्रम पसंद नहीं आता था तो ही वह स्थानीय स्टेशन पर जाता था। लेकिन जल्द ही वह फिर से बदल लेता था, क्योंकि यह न सिर्फ उसकी आदत थी बल्कि इससे उसके दादा दादी और माता पिता की यादें भी जुड़ी थीं। खड़खड़ाहट खड़खड़ाहट। बूम। आधी रात के आसपास बाहर पटाखों और आतिशबाजी की आवाजें गूंजने लगीं। न तो टांग और न ही लिन के परिवारों ने पटाखे या बड़ी आतिशबाजी जलाई, सिर्फ टांग किंग और युवा पीढ़ी ने ही थोड़ी देर के लिए छोटे छोटे हाथ में पकड़े आतिशबाजी के पटाखे थामे। लिन जियाक्स्यू के दादाजी ने कुछ दिन पहले यही चीजें खरीदी थीं। जब टांग क्विंग छोटा था तो उसे हर चीनी नववर्ष पर इनसे खेलने में मजा आता था। टांग क्विंग के दादाजी टांग परिवार के इकलौते पोते उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए हर साल तरह तरह के पटाखे खरीदते थे। अब चूंकि टांग क्विंग के दादा दादी का देहांत हो चुका था और उसे उनका भावी पोता दामाद माना जाता था, इसलिए उनकी ओर से उसकी देखभाल करना उसके लिए उचित था। हालांकि टांग क्विंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज पटाखे नहीं थे, बल्कि लिन जियाक्स्यू थी जो उसके बगल में पटाखे जला रही थी। लिन जियाक्स्यू उस तरह की महिला नहीं थी जो ओह इसे देखो यह कितना सुंदर है जैसी बातें कहती, वह बस चुपचाप देख रही थी और उसका आनंद ले रही थी। छोटी छोटी पटाखों को उठते और फूटते देखकर, हालांकि वे बहुत चमकदार नहीं थीं, टांग क्विंग समझ गई कि लिन जियाक्स्यू उस स्थिति की सराहना कर रही थी जहां छोटी छोटी पटाखें भी अपने मूल्य की खातिर शानदार ढंग से खिलने का प्रयास कर रही थीं। और टांग किंग अपने बगल में बैठे खूबसूरत व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा था। आतिशबाजी फोड़ने के बाद टांग किंग का परिवार घर वापस चला गया। आधी रात हो चुकी थी और सब थोड़े थके हुए लग रहे थे। अध्याय 175 अध्याय 151 इसे मुझे सौंप दो, कृपया सदस्यता लें। एक। अगले दिन, नए साल का दिन। उनकी स्थानीय परंपरा के अनुसार आज नए साल की बधाई देने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सब लोग घर पर ही रहकर अपना काम करते हैं। सुबह उठते ही टांग किंग ने अपने माता पिता को नए साल की शुभकामनाएं दी और बदले में उन्हें 2 नए साल के पैसों के लिफाफे मिले। हालांकि यह सिर्फ 200 युआन का था और टांग किंग की कीमत अब कई लाख युआन हो गई है, फिर भी इसका महत्व बड़ों के स्नेह और पारंपरिक त्योहार के उत्साह में है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों न हो। टांग किंग ने 200 युआन खर्च करने की योजना नहीं बनाई थी, बल्कि उसे उस डिब्बे में रख दिया जिसमें वह अपनी सारी जरूरी चीजें रखता है। उस डिब्बे में उसके बचपन की अनमोल यादें हैं, भले ही वे कीमती न हो, लेकिन उसके लिए उनका खास महत्व है। अब अपनी जेब में अरबों डॉलर के साथ उसे पैसों या कीमती चीजों की ज्यादा परवाह नहीं, बल्कि चीजों के पीछे छिपे अर्थ की ज्यादा परवाह है। लिन जियाक्स्यू की तरह अगर वह उसे सड़क किनारे से तोड़ी गई कुत्ते की पूंछ जैसी घास भी दे दे तो भी वह उसे संजोकर रखेगा। आज टांग क्विंग फुर्सत के मारे लिन जियाक्स्यू के घर टीवी देखने गया था। मिस्टर और मिसेस टांग और लिन जियाक्स्यू के माता पिता खरीदारी करने गए थे, लेकिन लिन जियाक्स्यू के दादा दादी की मौजूदगी में टांग क्विंग की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ गलत करे। बस वह उसका हाथ थाम सकता था। लेकिन यह मधुर दृश्य ज्यादा देर तक नहीं चला। डिंग डिंग डिंग। उसके बैठते ही 20 मिनट बाद उसका मोबाइल फोन लगातार बजने लगा। यह वही पुरानी रिंगटोन थी जिसे टांग किंग ने कभी नहीं बदला था। जैसे जैसे उसकी हैसियत बदली है, वैसे वैसे उसके सामने आने वाली परिस्थितियां भी बदली हैं। पिछले जन्म में वह अपने नेताओं को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए फोन करता था, लेकिन इस जन्म में कई लोग उसे ऐसा करने के लिए फोन कर रहे हैं। अन्य लोगों के अलावा उनके कई पूर्व ऋणदाता ग्राहक भी अभिवादन के लिए फोन करने लगे। इसके अलावा शेंग टैंग कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। लियू कियान, झेंग शियू और हान लेंग सहित लगभग 20 लोगों ने बारी बारी से उन्हें फोन किया। टैंग किंग ने सभी का विनम्रता और गर्मजोशी से स्वागत किया। इससे टांग क्विंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने अंदाजा लगाया कि नए साल के दिन ये लोग व्यस्त होंगे, इसलिए उठते ही फोन नहीं किया। उन्होंने 2 घंटे बाद फोन करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई और पहल करेगा। नतीजतन टांग क्विंग ने भी फोन पर बार बार माफी मांगी। अब जाकर टांग किंग को एहसास हुआ कि उसकी हैसियत बदल गई है। अब वह पिछले जन्म का पैदल यात्री नहीं रहा, वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है। कई लोगों की नजर में वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया है। हालांकि उसे इस बात से कोई खुशी नहीं हुई। कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे अभी उसके और लिन जियाक्स्यू के सुकून भरे पलों में खलल पड़ा। अगर वह भविष्य में सफल हो भी गया तो क्या उसे कभी सुकून मिलेगा? वह पहले ही एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां से वापसी नहीं है। इस व्यवस्था के साथ उसके लिए साधारण बने रहना नामुमकिन है। बाकी लोग जो फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, उन्होंने टेक्स्ट मैसेज भेजे। ये कंपनी के मध्यम स्तर के मैनेजर और कुछ कर्मचारी थे जो उसका फोन नंबर जानते थे। शेंग टांग की पिछली वार्षिक बैठक में टांग किंग का फोन नंबर लीक हो गया था, लेकिन किसी भी कर्मचारी ने उसे फोन करने की हिम्मत नहीं की।
तांग किंग स्वाभाविक रूप से कमरे में फोन का जवाब नहीं दे सका, वरना उसकी पोल खुल जाती। उसे फोन उठाते हुए आंगन में घूमना पड़ा, लेकिन जल्द ही वह तियानलोंग पहुंच गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। तांग क्विन की व्यस्त दिनचर्या और लगातार बजते फोन को देखकर लिन जियाक्स्यू और टीवी देख रहे दूसरे लोग हैरान रह गए। वे उत्सुक थे कि उसके जैसे छात्र को एक के बाद एक इतने सारे फोन कैसे आ रहे हैं। तांग तांग, इतने सारे लोग तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? तांग किंग के 10वीं बार लौटने पर दादाजी लिन ने पूछा। ओह, वे सभी सहपाठी और दोस्त हैं, साथ ही कुछ बुजुर्ग भी हैं जिनसे मैं अपने चाचा के घर पर मिला था, तांग किंग ने अस्पष्टता से उत्तर दिया। ओह, दादाजी लिन यूं ही पूछ रहे थे। अब जब संचार उन्नत हो गया है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तांग किंग को ढेरों फोन आ रहे हैं। इस मामले में तांग क्विन कुछ नहीं कर सकता था। वह लोगों को फोन न करने के लिए एक सामूहिक संदेश नहीं भेज सकता था। और भी लोग उसके फोन का इंतजार कर रहे थे, जैसे वांग यान का परिवार, स्कूल के शिक्षक वगैरह। वह जहां जरूरी होता है वहां फोन करता है और जहां जरूरी नहीं होता वहां सावधानी से तैयार किए गए टेक्स्ट संदेश भेजता है। हर टेक्स्ट संदेश अनोखा होता है क्योंकि एक ही टेक्स्ट संदेश को सामूहिक रूप से भेजने में ईमानदारी की कमी होती है। इस तरह तांग किंग ने फोन कॉल्स का जवाब देते हुए लिन जियाक्स्यू के साथ टीवी पर डेमीगॉड्स एंड सेमीडेविल्स देखा। उसके लिए इस शो की सबसे खास बात इसका थीम सॉन्ग द हार्ड रीड स्क्रिप्चर था। शुरुआत में उसे बस धुन पसंद आई थी, बोल समझ नहीं आए थे। बाद में जब धीरे धीरे बोल समझ में आने लगे तभी उसे ये गीत बहुत दिलचस्प लगे। सौभाग्य बस एक कदम दूर लगता है, फिर भी अप्राप्य। उसने इसे पिछले जन्म में सुना था पर सीखा नहीं था। मुख्यतः उसे कैंटोनीज में गाना अजीब लगता था, इसलिए सिर्फ सुनना ही बेहतर था। नए साल के दिन के बाद अगले कुछ दिन पारंपरिक चीनी नववर्ष की गतिविधियों में बीते, जगह जगह जाकर खाना पीना। हालांकि तांग क्विन के परिवार में ज्यादा रिश्तेदार नहीं हैं। उसके दादा का कोई भाई बहन नहीं है, उसके सभी रिश्तेदार उसकी दादी की तरफ से हैं। दादी के 2 भाइयों में से सिर्फ एक ही पास में रहता है। बड़ा भाई पड़ोसी शहर में व्यापार करता है। वह व्यस्त रहता है और आमतौर पर नए साल के छठे दिन मेहमानों की मेजबानी करता है। लगभग हर साल श्रीमान और श्रीमती तांग के पास जाने का समय नहीं होता, इसलिए दादा दादी तांग क्विन को ले जाते हैं और वे आमतौर पर 2 दिन रुकते हैं। तीसरे दिन किन युगांग का परिवार और तांग क्विन के नाना नानी खाने पर आए। चूंकि वे पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, लिन का परिवार, जिसका आज कोई रिश्तेदार नहीं जा रहा था, भी शामिल हो गया। इस बार उन्होंने तांग क्विन को मदद नहीं करने दी। महिलाओं ने सारा काम निपटा दिया। सौभाग्य से ज्यादा लोग नहीं थे और कई व्यंजन पहले से ही तैयार और ठंडे थे। अध्याय 176। अध्याय 151। इसे मुझे सौंप दो, कृपया सदस्यता लें। 2। दोपहर के भोजन के बाद महिलाएं मदर तांग के कमरे में फुसफुसा रही थीं। किन युगांग और बाकी लोग आंगन में चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। खासकर जब उन्हें पता चला कि तांग क्विन के माता पिता चीनी नव वर्ष के बाद शहर में व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो किन युगांग बहुत खुश हुए। तांग क्विन की मां उनकी इकलौती बहन थीं। उनके पास रहना स्वाभाविक रूप से अच्छा था ताकि वह उनकी देखभाल कर सकें। इससे पहले क्योंकि तांग क्विन स्कूल में थे और उनके दादा दादी को भी देखभाल की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इस जरूरत का जिक्र करने की हिम्मत नहीं की। अंत में किन युगांग ने एक दुकान खोजने का काम अपने हाथ में ले लिया। अब वह थाने का मुखिया है। उपमुखिया होने के मुकाबले अब उसका ओहदा काफी बढ़ गया है। उसके काम में काफी नेतृत्वकारी काम शामिल है। अब वह ज्यादा लोगों से मिलता जुलता है और उसका आधिकारिक पद भी बड़ा हो गया है। उसके लिए उपयुक्त दुकान ढूंढना कोई समस्या नहीं है। बस एक शब्द कहने से ही बहुत से लोग मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। पिछले महीने जब से वह राजनीतिक एवं कानूनी मामलों की समिति के सचिव फेंगहाई के साथ प्रोविंस सिटी में किसी बड़े व्यक्ति से मिलने गया था, उसे पता था कि अगले साल उसकी फिर से पदोन्नति हो सकती है। अगर वह उपअनुभाग स्तर के पद पर ज्यादा समय तक नहीं रुकता तो संगठन की स्क्रीनिंग में बाधा आती। हालांकि नेता के समर्थन के कारण यह कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यह एक बार का अपवाद होगा। अगली पदोन्नति में शायद कुछ साल लगेंगे। किन युगांग ने इस बारे में ज्यादा आगे नहीं सोचा था। वह अपने वर्तमान पद पर पहुंचकर पहले से ही आश्चर्यचकित था। आगे की पदोन्नति उसके लिए एक सुखद आश्चर्य होगी। उसने इससे ज्यादा की उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की और यह भी अनिश्चित था कि अगली पदोन्नति होगी भी या नहीं। आखिरकार उनके प्रांत का नेता हमेशा यहाँ तो नहीं रहेगा और अगले कुछ सालों में क्या होगा यह भी अज्ञात था। इसलिए उसने भविष्य के पद के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। यह बस एक बेवजह की चिंता होगी। जहां तक तांग किंग की बात है, वे वास्तव में उनकी बातचीत में शामिल नहीं हो सके, इसलिए वे लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। हालांकि कुछ ही देर बाद लिन जियाक्स्यू किन शियू को अपने घर के पीछे लगे फूल दिखाने ले गई। दोनों लड़कियों को यह पसंद आया।
और किन शियू, जिसे सिर्फ गहनों और पैसों से मतलब था, उनके पीछे नहीं गई। जब दोनों चले गए तो किन शिकी चुपके से दरवाजे की ओर दौड़ी, देखा कि रास्ता साफ है, फिर तान किंग के पास गई और उसकी ओर उंगलियां दिखाईं, जिसका मतलब था इसे सौंप दो। पहले तो तान क्विंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने आश्चर्य से किन शिकी को देखा और पूछा, तुम क्या कर रही हो? तुम क्या सोचती हो? मुझे नए साल का पैसा दे दो, किन शिकी ने मुंह बनाते हुए कहा, मानो उसकी मांग पूरी तरह जायज हो। मैं तुम्हें नए साल के पैसे क्यों दूं? क्या मेरी माँ ने तुम्हें पहले ही कुछ नहीं दिया? और हाँ, नए साल के पैसे तो बड़े लोग छोटे परिवार वालों को देते हैं। हमारी उम्र में 2 साल से भी कम का अंतर है, इसलिए मेरा तुम्हें नए साल के पैसे देना कोई मायने नहीं रखता। तान किंग ने हंसते हुए लेकिन नाराजगी भरे अंदाज में कहा, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम मेरे बड़े भाई हो। तुम्हारी बहन को चीनी नववर्ष के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। हम तुम अमीर हो पर मुझे कभी बताया नहीं। बदबूदार भाई, पैसे दे दो वरना मैं अपनी बहन से गुदगुदी करवाऊंगी, किन शिकी ने पंजे ऊपर उठाते हुए धमकी दी। तांग क्विंग को अचानक याद आया कि उसने अपने माता पिता को पहले ही बता दिया था कि लिन जियाक्स्यू के माता पिता और चाचा उसके शेयरों के बारे में जानते हैं, लेकिन उसकी चाची और बहन को नहीं। नतीजतन उन्होंने इस विषय को टाला नहीं और यह खबर फैल गई कि तांग क्विंग एक स्थानीय रईस है। उस समय जिन्हें नहीं पता था वे बस थोड़े हैरान हुए। किन शियू और लिन जियाक्स्यू के पास पैसे की कोई खास समझ नहीं थी, जब तक कि उनके पास अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसा हो। खैर, किन शियू उसे मिलने वाले पॉकेट मनी पर नियंत्रण रखती थी। जहां तक उसकी चाची की बात है तो उन्हें भी ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने उसे उसकी अपनी मां की तरह बस यही समझाया कि वह खेलने के लिए पैसे उधार न ले, क्योंकि यह बहुत जोखिम भरा था। अगर वह सब कुछ गवा दे तो चुकाने के लिए पूंजी कहां से आएगी? सिर्फ किन शिकी ने उसे अजीब नजरों से देखा, कुछ नहीं कहा। उसके लिए यह अजीब था क्योंकि यह आम किन शिकी नहीं थी, इसलिए वह यहां उसका इंतजार कर रही थी। मैं ठीक है, मैं दे दूंगा। तुम्हें कितना चाहिए? तांग किंग ने हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहा। हम मुझे सोचने दो। 500 ठीक रहेंगे, किन शिकी ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी खुजाते हुए कहा। हालांकि उसने सुना था कि रेस्टोरेंट सालाना लगभग 1 लाख का मुनाफा कमा सकता है, लेकिन उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। वह तांग क्विन का पैसा था और इसके अलावा उसे अंथीन बहता पानी चाहिए था। अगर उसके पैसे खत्म हो गए तो वह तांग क्विन से और पैसे मांग सकती थी। वैसे भी वह ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाती और ज्यादातर जब उसे लालच आता है तो वह बस कुछ स्नैक्स खरीद लेती है। 500 उसके लिए पहले से ही बहुत बड़ी रकम है। तांग क्विंग अवाक रह गया। इतना सब होने के बाद उसे सिर्फ 500 चाहिए थे, लेकिन दोबारा सोचने पर किन शिकी के लिए यह कोई छोटी रकम नहीं थी। साथ ही उसने चुपचाप किन शिकी की समझदारी की तारीफ भी की। उसने ज्यादा हिस्सा नहीं मांगा था। हालांकि अगर उसे पता होता कि किन शिकी आगे चलकर उससे पैसे ऐंठने की योजना बना रही है तो उसे समझ नहीं आता कि क्या सोचे। तांग किंग ने फिर अपनी जेब से 5 लाल नोट निकाले और उन्हें सौंप दिए। वाह, ये तो बहुत ताज़ा हैं, नोट क्रम में हैं, और एक नोट तो सीरियल नंबर 666 वाला भी है। मैं इस पैसे को एक संग्रहकर्ता के रूप में रखना चाहती हूँ। किन शिकी ने अभी अभी मिले नोटों को ध्यान से देखा। उसकी आंखें चमक उठीं, खासकर इतने साफ क्रम में लगे नोटों को देखकर। फिर खिलखिलाकर हंसते हुए किन शिकी ने सावधानीपूर्वक पैसे को अपने छोटे से पर्स में रख लिया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वह किसी भी तरह से मुड़े या क्षतिग्रस्त न हो। यह देखकर तांग किंग हंस पड़ा। सच में उसने अभी अभी सिस्टम से जो पैसे निकाले थे वे बिल्कुल नए थे, मानो अभी अभी छपे हों, यहां तक कि रोशनी में हल्के से चमक भी रहे थे। हम होशियारी का काम है। मैं चलती हूँ। अगली बार ज्यादा सतर्क रहना। पैसे हासिल करने के बाद किन शिकी ने मजाकिया अंदाज में एक संदेश छोड़ा और फिर भाग गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। तांग किंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और यह दृश्य देखकर हल्की सी मुस्कान दी। वह तो बिल्कुल बच्ची है। फिर वह टीवी पर वसंत महोत्सव का जश्न बार बार देखता रहा। उसने उन हिस्सों पर ध्यान दिया जो उसे पसंद आए, जबकि जो हिस्से उसे पसंद नहीं आए उन पर उसके विचार भटकते रहे। बेशक झेंग शियू की व्यक्तिगत देखभाल के कारण तांग किंग ने इस चीनी नव वर्ष का बहुत आनंद लिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि इस अवधि के दौरान किन कांग उसके सामने नहीं आएगा। चौथे दिन तांग क्विंग के माता पिता काउंटी में अपनी दुकान पर वापस चले गए। उन्होंने साल के बाकी समय में जो पैसा नहीं कमा पाए थे उसे वापस कमाने की योजना बनाई। महीने के अंत में वे दुकान का अगला हिस्सा बदलकर क्विंगयान शहर में एक और दुकान खोलने चले गए। किन युगांग ने सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित कर लिया था। दरअसल किन युगांग लिन के माता पिता के घर के पास ही एक थोक व्यापार शुरू करना चाहता था। उसके अनुसार खुदरा व्यापार बहुत थका देने वाला लगता था। अब तांग क्विंग के रेस्टोरेंट से मिलने वाले मुनाफे के साथ
तांग के पिता को पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि तांग के माता पिता ने अभी तक अपना मन नहीं बनाया था। उन्होंने किंगयान शहर जाने के बाद फैसला करने की योजना बनाई। लिन जियाक्स्यू के माता पिता भी छठे दिन चले गए। उन्होंने चीनी नव वर्ष से पहले अपने प्रमुख ग्राहकों को बड़ी मात्रा में मसाले पहुंचाए थे, लेकिन वसंतोत्सव के दौरान होने वाली भारी खपत को देखते हुए वे अपने ग्राहकों से स्टॉक की उम्मीद नहीं कर सकते थे। हमेशा की तरह उन्हें आज लिन के सबसे बड़े चाचा से मिलना चाहिए था, लेकिन तांग किंग ने ऐसा न करके सिर्फ फोन करके उन्हें शुभकामनाएं दी। बड़ों के जाने के बाद तांग किंग लिन जियाक्स्यू के साथ रिश्तेदारों से मिलने और मुफ्त खाने का आनंद लेने लगा। उसे इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। लिन जियाक्स्यू जहां भी जाता वह उसके पीछे पीछे जाता। आखिरकार यह वसंतोत्सव की एक अनमोल छुट्टी थी। स्कूल शुरू होते ही हम हफ्ते में एक बार या हर 2 हफ्ते में एक दूसरे से फिर से मिल पाते। बिल्कुल। चीनी नववर्ष पर दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के अलावा तांग किंग ने अपने शेयरों को भुनाने का भी मौका लिया। हिसाब लगाने पर पता चला कि उसने 9.1 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। गनीमत रही कि शेयर बाजार में आयकर नहीं था। स्टाम्प ड्यूटी और लेन देन शुल्क की रकम बहुत कम थी, वरना अगर इसमें भारी टैक्स भी शामिल होता तो कोई भी यह खेल नहीं खेलता। तांग किंग द्वारा अपनी स्थिति समाप्त करने और नकद निकालने के बाद उनके कई शेयर या तो स्थिर हो गए या गिर गए। लेकिन विश्लेषकों की व्याख्या के अनुसार यह एक अल्पकालिक सुधार था, जिसका अर्थ था कि शेयरों में तेजी आने वाली थी। कई बड़ी सकारात्मक खबरों के साथ शेयरों में धीरे धीरे फिर से उछाल आने लगा। चूंकि फसल का मौसम करीब था, इसलिए वे निश्चित रूप से कोई जटिलता नहीं चाहते थे। बढ़ते खरीद ऑर्डर देखकर तांग किंग ने सिर हिलाया और आह भरी। सचमुच लालच एक महापाप था। ज्यादातर शेयर निवेशकों के लिए हमेशा से ही बढ़त का पीछा करना और गिरावट को रोकना ही अंतिम संस्कार का तरीका रहा है। लेकिन अंत में किसी को भी उनके नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। शेयर बाजार में कुछ भी गलत नहीं है। यह बस एक व्यापारिक बाजार है। लंबी अवधि के नजरिए से शेयर बाजार आम लोगों के लिए सबसे सुरक्षित निवेश है। बस सट्टा न लगाएं। अगर सट्टेबाजों को नुकसान हुआ तो किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। वैल्यू इन्वेस्टिंग शब्द की तरह यह निश्चित रूप से एक गुप्त नुस्खा है। मेरा मतलब है, कौन सा शेयर निवेशक इस शब्द से परिचित नहीं है, लेकिन कितने लोग वास्तव में इसका अनुसरण करते हैं। जब वे देखते हैं कि शेयर बढ़ रहे हैं तो वे ऑर्डर देने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके शेयरों का मूल्य गिर रहा है तो वे परेशान हो जाते हैं और या तो नुकसान कम करने के लिए दौड़ पड़ते हैं या फिर कई दिनों तक बेचैनी से इंतजार करते हैं। इतनी बेवजह की परेशानी क्यों? पिछले कम दाम पर खरीदो और ज्यादा दाम पर बेचो की तरह वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कोई घोटाला नहीं है। और मुझे कभी मत बताना कि हमारे शेयर बाजार में कितनी हेराफेरी होती है और बाजार के जोड़तोड़ करने वाले कैसे सब कुछ नियंत्रित करते हैं। ये सब बहाने हैं। दुनिया भर के शेयर बाजार एक जैसे हैं। क्या आपको सच में लगता है कि वॉल स्ट्रीट वाले भी उन्हीं नियमों से खेलते हैं? बस वे ज्यादा सतर्क हैं। अध्याय 177 अध्याय 152 घर की लंबी यात्रा में एक दूसरे के लिए तरसना, सदस्यता आवश्यक। 21 फरवरी 2005 चंद्र नववर्ष का 13वां दिन, सुबह 10 बजे। चूंकि कक्षाएं परसों शुरू होनी थीं, इसलिए आज सुन चाओ उन्हें लेने आया था। चूंकि सुन चाओ तांग क्विन के गांव की ओर जाने वाले चौराहे से अनजान था और उस इलाके में कोई स्पष्ट संकेत भी नहीं थे, इसलिए तांग क्विन ने सुझाव दिया कि सुन चाओ शहर में उससे मिले ताकि रास्ता पूछने के झंझट से बचा जा सके। हालांकि सुन चाओ को तनख्वाह वही देता था, फिर भी तांग क्विन ने उसे नीचा नहीं दिखाया। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि सुन चाओ को सिर्फ इसलिए बार बार रास्ता पूछना पड़े क्योंकि उसके पास तनख्वाह है। तांग क्विन सुन चाओ को अपना मानता था। वह चाहता था कि सुन चाओ को बेवजह की परेशानियों से बचाया जाए। आखिरकार शहर गांव और काउंटी शहर के बीच में ही था और किसी को भी अपनी राह से भटकने की जरूरत नहीं थी। यह देखकर कि वे अपने दादा दादी को फिर से छोड़ने वाले थे, नाजुक लिन जियाक्स्यू की आंखें लाल हो गईं, उसकी आंखों में आंसू घूमने लगे, जो अलग होने की उसकी अनिच्छा को दर्शाता था। दादी लिन ने अपनी पोती का हाथ थाम लिया और उन कई मुद्दों पर सलाह दोहराई जिन पर वे अनगिनत बार चर्चा कर चुके थे। लिन जियाक्स्यू अधीर नहीं थी। उसे एहसास था कि जीवन जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का एक चक्र है। तांग किंग के दादा दादी की अचानक मृत्यु का मतलब था कि वह उनकी आवाज फिर कभी नहीं सुन पाएगा। वह अनिश्चित थी कि वह इस तरह की सलाह कितनी बार सुन पाएगी, इसलिए वह सिर हिलाकर सहमति जताती रही। आखिरकार अपने दादा लिन के आग्रह पर ही दादी लिन ने आखिरकार लिन जियाक्स्यू का हाथ छोड़ा। वृद्ध दंपत्ति को अपनी इकलौती पोती को जाते हुए देखना बहुत बुरा लगा। हालांकि उन्हें एहसास था कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और उनकी अपनी जिंदगी है। उन्हें हमेशा अपने पास बांधकर रखना संभव नहीं होगा।
वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि वे लंबे समय तक जीवित रहें और अपने परपोते परपोतियों से मिलने की अपनी इच्छा पूरी करें। पब फ्यूचर विज्ञापन। सामान पैक करने के बाद लिन जियाक्सियू के दादा उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर शहर ले गए। दादी लिन उनके साथ नहीं गई, बल्कि आंगन के गेट पर खड़ी होकर तांग क्विन और बाकी लोगों को जाते हुए देखती रहीं। यहां तक कि जब वे एक मोड़ पर मुड़कर गायब हो गए, तब भी वह वहीं खड़ी रहीं और उस जगह को देखती रहीं जहां मोटरसाइकिल गायब हुई थी। आंसू जो वह इतनी कोशिश से रोक रही थीं, आखिरकार बह निकले। वह अपनी पोती के सामने रोना नहीं चाहती थीं, उन्हें डर था कि कहीं वह भी रो न पड़े। शहर में तय जगह पर पहुंचकर तांग किंग ने दूर से ही अपनी ऑडी और उसके पास खड़े सुन चाओ को देखा। कार एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ी थी, जो पहले एक गेस्ट हाउस हुआ करता था और बाद में एक निजी मालिक को बेच दिया गया। जगह भी अच्छी थी। 3 मंजिला इमारत में पहली मंजिल पर एक लॉबी, दूसरी मंजिल पर निजी कमरे और सबसे ऊपरी मंजिल पर चाय और ताश खेलने की जगह थी। इस बिल्कुल नई ऑडी A6 ने स्वाभाविक रूप से काफी ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार काउंटी में भी ऐसी गाड़ियां कम ही थीं। आमतौर पर उन्हें स्थानीय उच्च पदस्थ अधिकारी चलाते थे। कई लोगों ने कार के पास गंभीर चेहरे वाले सुन चाओ को खड़ा देखकर अनुमान लगाया कि काउंटी या शहर का कोई सरकारी अधिकारी आ गया है, और उन्होंने गाड़ी से दूरी बना ली। लगभग 10 सेकंड बाद तांग किंग को अपनी मोटरसाइकिल पर आते देख सुन चाओ के चेहरे का कठोर भाव मुस्कुराहट में बदल गया और वह आगे बढ़ गया। भाई सुन, आपको इंतजार कराने के लिए माफ करना, तांग किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मोटरसाइकिल से उतरने के बाद उसने लिन जियाक्सियू को भी उतरने में मदद की। लिन जियाक्सियू ने भी भाई सन का अभिवादन किया। कोई बात नहीं, हम अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पहुंचे हैं, सुन चाओ ने कहा। जैसे ही सुन चाओ ने बोलना खत्म किया, उसकी माँ भी सबका अभिवादन करने के लिए कार से उतरी। नया साल उनके घर में ढेर सारी खुशियां लेकर आया था। एक तो वह अपनी बीमारी से उबर गई थी, दूसरा उनके बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई थी और उसका बॉस भी अच्छा था, जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था और अमीर भी था। जब सुन चाओ कार वापस गांव में लाया तो बड़ा हंगामा मच गया। हालांकि उन्होंने बार बार समझाया कि वह लग्जरी कार मालिक की है और सुन चाओ सिर्फ ड्राइवर है, फिर भी गांव वाले मूर्ख नहीं बने। चीनी नव वर्ष पर मालिक की लग्जरी कार का जिम्मा मिलना दर्शाता है कि मालिक अमीर था और सुन चाओ पर भरोसा करता था। शुरुआत में लोगों को सुन चाओ एक बीमार माँ वाला एक निराश व्यक्ति लगता था। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने उससे गहरे संबंध बनाए तो वे फंस जाएंगे। इसलिए कोई भी परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। हालांकि उस साल कई लोग अचानक उसमें रुचि लेने लगे, लेकिन उसने बिना एक पल भी देखे सभी परिचयों को टाल दिया। ऐसा करके उसने अपनी माँ को और परेशान कर दिया। आगे पूछताछ करने पर सुन चाओ ने कबूल किया कि उसे कंपनी की एक लड़की से प्यार हो गया था। फिलहाल यह एक तरफा प्यार था, क्योंकि अभी तक उसमें उसके पीछे पड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसकी मां ने आखिरकार उसे टोकना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने उस लड़की की पृष्ठभूमि के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। हालांकि चूंकि सुन चाओ ने अभी तक उसके पीछे पड़ने का भी साहस नहीं किया था, इसलिए वह खुद भी उसके बारे में बहुत कम जानता था और उसने अपनी मां की पूछताछ को टाल दिया। यह सुनने के बाद उसकी मां ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। सुन चाओ और तांग किंग के रिश्ते को देखते हुए उनके काबिल बेटे के लिए शेंगतांग कंपनी की किसी लड़की को डेट करना शायद ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सास बनने की संभावना ने उन्हें जल्द ही उत्साहित कर दिया। ये सब तांग किंग से जुड़ा हुआ था, इसलिए जब वह उसे देखती तो उनकी नजरें खास तौर पर भावुक होती। इसके बाद तांग किंग ने सभी को एक दूसरे से परिचित कराया। नमस्ते एल्डर लिन, सुन चाओ ने आदरपूर्वक कहा। नमस्ते, इस बार भी हमें आप सबको परेशान करना पड़ रहा है। लीजिए, हम आपके लिए अपने खेत से कुछ अंडे और अपने रिश्तेदारों से मिली 2 बोतल शराब लाए हैं। मैं शराब नहीं पीता, इसलिए मेरी पत्नी ने सुझाव दिया कि हम इन्हें ले आए। हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद नहीं आएगा, लिनकी ने कार से एक बैग निकालते हुए और उसे जबरदस्ती सुन चाओ की बाहों में थमाते हुए कहा। यह? सुन चाओ ने अपने हाथ में थैले को देखा, मना करने ही वाले थे, लेकिन तांग किंग ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। भाई सुन, इसे स्वीकार कर लो। एल्डर लिन वास्तव में शराब नहीं पीते। जब वे जा रहे थे तो उसे पहले से ही पता था कि एल्डर लिन ने कृतज्ञता स्वरूप सुन चाओ के लिए कुछ उपहार तैयार किया है। हालांकि तांग किंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये छोटे छोटे उपहार सिर्फ प्रतीकात्मक थे, जिन्हें कर्मचारी लाभ माना जाता था। ठीक है, धन्यवाद एल्डर लिन। तांग किंग की बातें सुनने के बाद सुन चाओ ने आगे मना नहीं किया। आखिरकार वे सभी ग्रामीण थे। उनके इस दयालु व्यवहार को अस्वीकार करना और उन्हें यह महसूस कराना अनुचित होगा कि उन्होंने उनके मामूली उपहार का तिरस्कार किया है। अध्याय 178 अध्याय 152 घर की लंबी यात्रा में एक दूसरे के लिए तरसना, सदस्यता आवश्यक। 2 मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यह जानकर तसल्ली हो रही है कि आप तांग तांग और जियाक्सियू को वापस ले जाएंगे, लिनकी ने मुस्कुराते हुए कहा।
सुन चाओ को आते देखकर उसे राहत मिली। टांग किंग द्वारा उनके अच्छे संबंधों पर बार बार जोर दिए जाने के बावजूद लिन की ने राजदूत सुन को साथ लेकर सुन चाओ से व्यक्तिगत रूप से मिलना जरूरी समझा। उनसे मिलने के बाद उसके अनुभवों ने उसे बताया कि दोनों ही सम्मानित व्यक्ति थे। यह कम से कम मैं कर सकता था, आखिरकार हम सभी दोस्त हैं, सुन चाओ ने तुरंत जवाब दिया। इसके बाद सुन चाओ जल्दी से ट्रंक खोलने के लिए दौड़ा और उसमें तरह तरह की चीजें भर दी। ट्रंक पहले से ही काफी भरा हुआ था, इसलिए उसे और टांग किंग को सब कुछ व्यवस्थित करके उसे ठीक करना पड़ा। ज्यादातर सामान टांग किंग और लिन जियाक्स्यू का था। मौका मिलते ही उनके दादा दादी ने उनके लिए ढेर सारी चीजें भर दी थीं, जैसे अंडे, बत्तख के अंडे, पका हुआ खाना, पेय पदार्थ, घर का बना मांस वगैरह। अगर उन्हें अलग अलग न किया जाए तो ट्रंक अपनी क्षमता से ज्यादा भर जाएगा। छोटे टांग और जियाक्स्यू, अब तुम जा रहे हो? बूढ़े लिन कैसे हैं? टांग क्विन सामान पैक कर रहे थे, तभी एक पुलिस गाड़ी उनके बगल में आकर रुकी और स्थानीय पुलिस स्टेशन प्रमुख यांग क्वान बाहर आए और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। किन कांग की गिरफ्तारी के दौरान दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन नहीं किया था। यांग क्वान पुलिस की गाड़ी में ही रहा था और टांग क्विन ने सिर्फ अधिकारी लियू से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी। हालांकि 8वें दिन झेंग शिउ ने काम शुरू करने के बाद किन कांग के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। पूरी तैयारी के साथ यांग क्वान ने किन कांग पर उनके अथक प्रयासों के कारण उजागर हुए कई मामलों का श्रेय लिया। वे उस पर कई आरोप लगाने में कामयाब रहे, जिससे उसे कई सालों की सजा मिलने की प्रबल संभावना थी। झेंग शिउ ने तो उसकी तारीफ भी की, लोगों के लिए एक खतरे को खत्म करने के लिए उसकी तारीफ भी की। किन कांग को फिलहाल काउंटी के हिरासत केंद्र में रखा गया है, जिससे यांग क्वान को आगे की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। उसे भरोसा था कि झेंग शिउ इसे ठीक से संभालेगा। तीसरे दिन यानी 10वें दिन झेंग शिउ उनके काम का मार्गदर्शन करने आया और यांग क्वान उसके पीछे टांग क्विन के घर गया ताकि खुद को परिचित कर सके और खाना खा सके। वहां सबसे बूढ़ा होने के बावजूद उसने पूरे खाने में सभी की सेवा की। टांग क्विन ने उसे कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे लिन परिवार को अजीब सा महसूस हुआ। हालांकि यांग क्वान के पास कोई विकल्प नहीं था। अपने निर्देशक के वहां होने के कारण पदानुक्रमिक अंतर स्पष्ट था। वहां मौजूद अन्य लोगों के भी संबंध थे, एक ऐसी स्थिति जिसे चुनौती देने की उसकी हिम्मत नहीं थी। झेंग शिउ और टांग किंग की बातचीत सुनते हुए वह उनके रिश्ते की गहराई देखकर हैरान रह गया। बातचीत में किन युगांग का जिक्र कम ही होता था, बल्कि ज्यादातर बातचीत दूसरे लोगों पर केंद्रित होती थी जो काफी अहम लगते थे। हाँ अंकल यांग, हम वापस जा रहे हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाला है और हमें तैयारी करनी है, टांग किंग ने समझाया। अच्छा, मुझे यकीन है कि तुम्हें किसी बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला मिल जाएगा। और ये दोनों कौन हो सकते हैं? बात खत्म करने के बाद यांग क्वान ने सुन चाओ की तरफ देखा और पूछा। सिर्फ 2 अनजान चेहरे थे, सुन चाओ और उसकी मां, जो उस आलीशान कार की मालकिन लग रही थीं। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनसे परिचित होने के लिए उत्सुक था। यह मेरा दोस्त सुन चाओ और उसकी मां है, टांग किंग ने परिचय कराया। आप कैसे हैं श्रीमान सुन और श्रीमती सुन? यांग क्वान ने अपना हाथ बढ़ाया, सुन चाओ का व्यवसाय जाने बिना यथासंभव सुरक्षित तरीके से उनका अभिवादन किया। आपसे मिलकर अच्छा लगा चीफ यांग। मुझे बस जियाओ सन कहो, सुन चाओ ने यांग क्वान से हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। हालांकि वह एक पुलिस प्रमुख था, फिर भी उसने ऐसा व्यवहार बनाए रखा कि यांग को न तो नीचा दिखाया और न ही ऊपर। यहां तक कि बूढ़ा सुन चाओ, जो एक सैनिक था, भी कभी किसी की चापलूसी करने की कोशिश नहीं करता था ताकि सैनिक की छवि धूमिल न हो। हाँ, तो मैं तुम्हें जियाओ सन कहने की आजादी लेता हूं। तो तुम एक सफल व्यवसाय चला रहे हो? यांग क्वान ने हंसते हुए पूछा। सच में नहीं, बस एक छोटा सा काम है। बताने की जरूरत नहीं है, सुन चाओ मुस्कुराया और स्पष्ट रूप से बोला, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वह पूरी सच्चाई नहीं बता सकता था। ऐसा नहीं था कि उसे शर्मिंदगी की चिंता थी, बल्कि चीजों को एक जैसा बनाए रखने की चिंता थी। हाँ, जियाओ सुन, तुम बहुत विनम्र हो। कोई बात नहीं, मैं और ज्यादा पूछताछ नहीं करूंगा। तुम्हारी यात्रा सुरक्षित रहे। मुझे तुम्हारी मेजबानी करने का मौका नहीं मिला। हमें लिटिल टैंग से मुफ्त में खाना भी मिला। अगली बार जब तुम वापस आओगे तो मुझे तुम्हें दावत देने का सौभाग्य जरूर मिलेगा, यांग क्वान ने कहा। सुन चाओ का यह नकारात्मक जवाब देखकर उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसके लिए सिर्फ इतना मायने रखता था कि उनकी जान पहचान हो गई थी। ठीक है अंकल यांग, हम चलते हैं। अगली बार जब हम वापस आएंगे तो आपके घर जरूर खाना खाने आएंगे, टांग किंग ने हंसते हुए जवाब दिया। तुम्हें यह याद रखना चाहिए, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हें लेने तुम्हारे घर आऊंगा। अगर भविष्य में मिस्टर लिन को किसी चीज की जरूरत पड़े तो बस मुझे फोन कर देना, यांग क्वान ने कहा। वह टांग क्विन और लिन जियाक्स्यू के रिश्ते से वाकिफ था, जिससे लिन क्यू टांग क्विन का रिश्तेदार और आगे चलकर किन युगांग का भी रिश्तेदार बन गया। यह देखते हुए कि किन युगांग झेंग शियाओ का साथी था,
यांग क्वान के पास इसे उचित महत्व देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चीन में पारस्परिक संबंधों की यही प्रकृति है, सतह के नीचे भगवान ही जाने कितनी बड़ी मछलियां छिपी हैं। दूसरों को अलविदा कहने के बाद यांग क्वान अपनी कार में बैठकर चला गया। इस समय ट्रंक भरा हुआ था। लिन की को विदा करने के बाद समूह काउंटी की ओर वापस चल पड़ा। तांग के माता पिता ने पहले से तय कर रखा था कि वे सुन चाओ को अपना आभार व्यक्त करने के लिए दोपहर के भोजन पर आमंत्रित करेंगे। दोस्त होने के बावजूद वे अक्सर बदले में कुछ दिए बिना उसका फायदा नहीं उठा सकते थे। पैसे देना थोड़ा अभद्र होता, इसलिए उसे भोजन पर आमंत्रित करना ज्यादा सच्चा व्यवहार था। यांग क्वान के अपनी कार में चले जाने के बाद चीफ, वह ऑडी बहुत अच्छी लग रही थी। कितना अच्छा होता अगर हमारी स्क्वाड कारें भी ऐसी ही होती, ईर्ष्या से भरे हुए गाड़ी चला रहे युवा पुलिसकर्मी ने कहा। सपने देखो बच्चे, ये तो लाखों में महीने हैं, हम अपनी गाड़ी को इनसे कैसे लैस कर पाएंगे। डायरेक्टर झेंग के पास भी एक नहीं है। पूरे काउंटी में सिर्फ 3 हैं और काउंटी के नेता उनका इस्तेमाल करते हैं। हमारी जैसी जमीनी इकाइयों को उस तरह की गाड़ी में अपग्रेड करने में 1 दशक से ज्यादा लग जाएगा। टीएसके लाखों। सुन चाओ जरूर बहुत अमीर होंगे, यांग क्वान ने हंसते हुए और आह भरते हुए कहा। लेकिन उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। किन युगांग के संपर्कों के चलते तांग क्विंग के अमीर दोस्त होना कोई असामान्य बात नहीं थी। हो सकता है कि इसकी व्यवस्था किन युगांग ने ही की हो। अध्याय 179 अध्याय 152 घर की लंबी यात्रा में एक दूसरे के लिए तरसना, सदस्यता आवश्यक। 3 चीफ, मुझे लगता है कि सन उपनाम वाले उस आदमी में थोड़ी बहुत सैन्य छवि है। वह व्यापारी नहीं बल्कि ड्राइवर लगता है। ड्राइवर की सीट पर बैठे पुलिसकर्मी ने विचार में डूबे हुए कहा। तुम्हें लगता है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन हम जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। बहुत सारे सफल व्यवसायी सेना से आए हैं। खैर, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। जब तक हमारे बीच अच्छे संबंध हैं, सब ठीक है, यांग क्वान ने सहजता से जवाब दिया। मुखिया बुद्धिमान है। पब फ्यूचर विज्ञापन। आधे घंटे से भी कम समय में तांग क्विंग और उसका दल काउंटी पहुंच गया। लगभग 11 बज रहे थे। अपने माता पिता को लेने के लिए सीधे अपने परिवार की दुकान जाने के बजाय तांग क्विंग झेंग शिव को लेने काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो पहुंच गया। यह जानते हुए कि वह आज जा रहा है, झेंग शिव ने कई दिन पहले ही सुझाव दिया था कि वे सब मिलकर खाना खाएं। तांग क्विंग ने इस पर विचार किया और उन सबके लिए एक मिलन समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया। झेंग शिव के लिए वह इसमें शामिल होने के लिए बहुत खुश था। आखिरकार वह अभी तक तांग क्विंग के माता पिता से नहीं मिला था और यह परिचित होने का एक आदर्श अवसर होगा। काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो पहुंचने पर झेंग शिव को काम पर जाना चाहिए था, लेकिन उसने पहले ही फोन करके तांग क्विंग को बता दिया कि वह खाली है। फादर तांग और मदर तांग ने एक दिन पहले ही जगह का इंतजाम कर दिया था और वे सीधे वहां जाने वाले थे। झेंग शिव को लेने के लिए दिखावटी ढंग से गाड़ी चलाने के बजाय तांग किंग ने विनम्रता से काम लेने का फैसला किया, खासकर यह देखते हुए कि राजनीतिक और कानूनी मामलों की समिति के नेताओं का कार्यालय पास ही था। अनावश्यक ध्यान आकर्षित न करना ही बेहतर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अपनी कार पार्क करने के बाद तांग किंग ने झेंग शिव को फोन किया, जो 5 मिनट में ही आ गया। लेकिन सिर्फ झेंग शिव ही नहीं आया था। काउंटी की राजनीतिक और कानूनी मामलों की समिति के सचिव चू फेंग भी वहां मौजूद थे। वह झेंग शिव से निजी काम के सिलसिले में कुछ देर के लिए अचानक आए थे। पहले तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही झेंग शिव ने फोन उठाया, चू फेंग को बातचीत में दिलचस्पी हो गई, खासकर इसलिए क्योंकि झेंग शिव के ससुर उनके पूर्व सुपरवाइजर थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें वह कई सालों से जानते थे। हालांकि वे दोनों अधीनस्थ और वरिष्ठ थे, लेकिन उनका रिश्ता इतना औपचारिक नहीं था। जब चू फेंग ने पूछा तो झेंग शिव ने गोलमोल बातें नहीं की और सीधे खिड़की के नीचे खड़ी कार की ओर इशारा किया जो उसे लेने आई थी। कार देखकर चू फेंग दंग रह गया, इसलिए नहीं कि कार महंगी लग रही थी। काउंटी पार्टी कमेटी के स्थायी सदस्य और डिप्टी कमिश्नर स्तर के कैडर होने के नाते वह निश्चित रूप से विलासिता से अनजान नहीं था, बल्कि उसे एक तरह का पूर्वाभास हुआ। आखिरी बार उसने कार शहर में देखी थी जब वे ताश खेलने के लिए एक बड़े व्यवसायी के घर गए थे और उसने कार को लियू कियान के विला में जाते देखा था। हालांकि यह एक क्षणिक दृश्य था, उसने लियू कियान को अपने सामने के दरवाजे पर मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हुए भी देखा था। इसलिए आज इस कार को फिर से देखकर चू फेंग दंग रह गया, कार की विलासिता से नहीं बल्कि झेंग शिव के उस व्यक्ति के साथ संबंध से जिसका लियू कियान व्यक्तिगत रूप से स्वागत करेगा। उस दिन उसने यूं ही अपने समर्थक लिन हो, जो कि किंगयान शहर का कार्यकारी उपमहापौर है, से पूछ लिया। लिन हो थोड़ा हैरान हुआ। किंगयान शहर में जो लोग लियू कियान को दरवाजे पर स्वागत के लिए बुला सकते थे, उनकी उम्र 20 साल से भी कम थी और वे सभी बड़े बड़े लोग थे, जिसमें वह खुद भी शामिल था। लेकिन लिन हो ने भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा।
चाहे वह कोई भी हो, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। उसे आमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए वह निश्चित रूप से एक अवांछित अतिथि नहीं बनने वाला था। हालांकि लिन हो ने ध्यान नहीं दिया, चू फेंग ने ध्यान दिया। उसे नंबर प्लेट याद थी और आज फिर से उस कार के सामने आने पर उसने दोस्ती बढ़ाने की सोची और खुद को खाने पर आमंत्रित करने का फैसला किया। जिंदगी में जितने ज्यादा दोस्त होते हैं उतने ही ज्यादा सुराग मिलते हैं, यह एक ऐसी बात है जो एक सरकारी अधिकारी होने के नाते वह समझता है। झेंग शिउ ने मना नहीं किया। इस खाने में पहले से ही कई अजनबी लोग आने वाले थे, एक और के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परिचय के बाद हालांकि चू फेंग एक तरह से बिन बुलाए मेहमान जैसा था, तांग किंग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। कुछ और चॉपस्टिक और खाना, इसमें क्या बड़ी बात है। इससे उसे और लोगों को जानने का मौका मिलेगा जो भविष्य में काम आ सकते हैं। अध्याय 180 अध्याय 153 बहुत ज्यादा पैसा, कृपया सदस्यता लें। एक गर्मजोशी भरे अभिवादन और परिचय के बाद तांग किंग की कार आगे और चू फेंग की कार पीछे रखकर वे रेस्तरां की ओर चल पड़े। शुरुआत में झेंग शिउ तांग क्विंग के साथ गाड़ी चलाना चाहता था, लेकिन एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ पिछली सीट पर सभी लोग नहीं बैठ सकते थे। झेंग शिउ चू फेंग को अकेले पीछे गाड़ी चलाने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से ड्राइवर की भूमिका निभानी शुरू कर दी। इसमें 10 मिनट से भी कम समय लगा। 6 लोगों का एक समूह उस रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां तांग क्विंग के माता पिता ने पहले से ही एक डिब्बा बुक कर रखा था। माँ और पिता तांग को न लेने का कारण यह था कि यह रेस्टोरेंट तांग क्विंग की दुकान के ठीक सामने था, बहुत पास। दूसरों को आने जाने की परेशानी से बचाने के लिए और इसके आसपास होने के कारण पिता और माँ तांग थोड़ी पैदल दूरी तय करके काम पर वापस जा सकते थे। यह एक निजी रेस्टोरेंट था और इसका नाम बहुत ही रूढ़िवादी था, लियू फैमिली रेस्टोरेंट। हालांकि पट्टिका बड़ी नहीं थी, फिर भी यह बहुत खास थी। इस पर सुलेख लिखा था जो तांग किंग को समझ नहीं आया, और नीचे की ओर झुकी हुई एक अज्ञात हस्ताक्षर वाली लाल मुहर भी थी। यह बहुत प्राचीन लग रही थी। बाहरी सजावट अच्छी तरह से की गई थी। भोजन का समय न होने के बावजूद अंदर पहले से ही कई ग्राहक मौजूद थे। सबके डिब्बे में पहुंचने के कुछ ही देर बाद माँ और पिता तांगा पहुंचे। स्वाभाविक रूप से परिचय तो हुआ, लेकिन तांग किंग ने अपने माता पिता को असहज महसूस न हो इसके लिए झेंग शिउ और चू फेंग की पहचान नहीं बताई। उसके माता पिता उनके उच्च पद से अनभिज्ञ थे। वह अपने माता पिता को विनम्रता से झुकते हुए नहीं देखना चाहता था। बेहतर था कि चीजों को स्वाभाविक ही रखा जाए। यह देखकर कि तांग क्विंग ने अपनी पहचान नहीं बताई, झेंग शिउ और चू फेंग को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। झेंग शिउ को इसकी परवाह नहीं थी, जबकि चू फेंग के पास परवाह करने का समय नहीं था। उसने पहले काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में तांग क्विंग की पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ की थी। यह जानते हुए कि उसका किन युगान के साथ रिश्ता था, उसे बस थोड़ी हैरानी हुई। वह जानना चाहता था कि कार का मालिक कौन है, लेकिन झेंग शिउ को कुछ पता नहीं था। द वैम्पायर डायरीज के 9 सीन जो आपकी धड़कनें तेज कर देंगे। हर ब्यूटी अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो खाने के दौरान सुन चाओ की हालत बहुत खराब थी। बूढ़ी लोमड़ी के अप्रत्यक्ष इशारों और तरह तरह के दिखावटी तानों के आगे सुन चाओ और माँ सुन कुछ हद तक बेबस थे। तांग किंग ने भी यह देखकर जल्दी से मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया। हालांकि चू फेंग ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि यह व्यक्ति शायद कोई ड्राइवर होगा। कार का मालिक कौन है? ऐसा लग रहा था कि वह बस वापस जाकर किसी को बुलाकर पता कर सकता था। हालांकि वह निराश था, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े उद्योगपति अपने नाम से पंजीकरण कराए बिना ही कारें खरीद लेते हैं। भोजन के बाद तांग किंग और अन्य लोग घर की ओर चल पड़े। घर से निकलते हुए या घर लौटते हुए तांग क्विंग कार में ज्यादा उत्साहित नहीं थी। वापसी के सफर में पूरी कार शांत थी। सबके अपने अपने विचार थे, लेकिन सबकी एक खासियत थी, वो थी अपने शहर को छोड़ने की अनिच्छा और भविष्य के लिए उत्सुकता। शाम के करीब 5 बज रहे थे। वे किंगयान शहर लौट आए। लौटते समय लिन जियाक्सियू को सबसे पहले उतारा गया। सामान समेटने के बाद तांग किंग सीधे अपने चाचा के घर वापस चला गया। आज सोमवार था और चाचा चाची, जो अभी भी काम पर थे, अभी तक वापस नहीं लौटे थे। जैसे ही तांग किंग दरवाजे पर दाखिल हुआ, उसने देखा कि किन शिकी उसके हाथ से तरह तरह की चीजें लेने में उत्साह दिखा रही थी। किन शियू ने भी कर्तव्यनिष्ठा से मदद की। लेकिन यह सामान्य किन शिकी नहीं है। तांग किंग अपने अनुभव पर हंसे और तुरंत अपने चचेरे भाई के विचारों को समझ गए। आशा के अनुसार पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। जैसे ही सब कुछ शांत हो रहा था, किन शिकी ने एक पारंपरिक जबरन वसूली की चाल चली, अपना हाथ आगे बढ़ाया, उंगलियां मोड़ी, भौहें ऊपर उठाईं। किन शियू पास खड़ी थी। अभिभूत उसने अपना चेहरा सीधा किया और अपने कमरे में लौट गई। वह ऐसे दृश्य के लिए बहुत शर्मीली थी। तुमने अपने नए साल के पैसे पहले ही खर्च कर दिए? तांग किंग ने जानबूझकर पूछा। मरी हुई मछली को भी कई बार कूदना पड़ता है, इतनी जल्दी हार मान लेना मानो इज्जत का नुकसान है।
नहीं, मैंने शिव के साथ मिलकर तुम्हारा सामान उठाने में मदद की थी। यह मेहनताना है, किनशिकी मुस्कुराई। छोटी बच्ची, मुझे लगता है कि तुम एक डाकू हो, तांग किन हंसा और डांटा। बिल्कुल नहीं, ये तो मेहनत से कमाई है। इस बार तुम्हें छूट दे दूंगी, 50 दे दूंगी। तांग क्विन के पास पैसे थे, यह जानते हुए किनशिकी के पैसे मांगने के तरीके और भी बदलते गए। लेकिन समझदारी से उसने ज्यादा कुछ नहीं मांगा, बस मौके कम ही मिलते हैं, अगर वो बहाने ज्यादा बनाएगी तो उन्हें गवा देगी। लो, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। सबले लोग। तांग किंग ने सीधे 100 से ज्यादा नोट थमा दिए, उसकी जेब में सिर्फ $21 और 30 सेंट खुले थे। उसने सीधे सब भर लिए। उसकी नजर में लाल नोटों जितना खूबसूरत खुला पैसा कहाँ है। उसे जेब में रखना मुश्किल था। तांग किंग ने पाया कि वह अधिकाधिक एक स्थानीय तानाशाह बनता जा रहा था। हे, जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है, तो अगली बार मेरे कपड़े धोने के लिए इसे अपनी तनख्वाह समझ लेना। यह कहने के बाद किनशिकी एक बार फिर उत्साहित आंखों से अपने हाथ में पैसे गिनने लगी। तांग किंग ने पैसे डालते समय परवाह नहीं की, उसने सीधे एक गुच्छा उठाया। कई सिक्के मुड़े हुए थे। किनशिकी को परवाह नहीं थी, उसने ध्यान से हर नोट खोला, एक भी पैसा छूटा नहीं। क्या तुमने कपड़े धोए? तांग क्विन ने बड़बड़ाते हुए कहा। हालांकि किनशिकी ने पहले भी अपने कपड़े धोए थे, आमतौर पर अपनी ओसीडी बहन किन शियू या अपनी चाची को सौंप देता था, लेकिन पुनर्जन्म के बाद तांग क्विन बहुत मेहनती हो गया था। आखिरकार वह मानसिक रूप से 30 साल का था और अपने अंडरवियर को अपने चचेरे भाई से धुलवाना ठीक नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़ा उसे इतना आलसी कहाँ से लाता है। गनीमत रही कि किनशिकी पैसे गिनने में व्यस्त थी और उसने उसकी बात नहीं सुनी, वरना वह उसे कोई उपदेश दे देती। हालांकि परसों कक्षाएं शुरू होने वाली थीं, स्कूल ने कोई होमवर्क नहीं दिया था, लेकिन तांग क्विन ने उसे लिखा तक नहीं, जमा करने का तो उसका कोई इरादा भी नहीं था। कक्षा में नंबर 1 होने का यही फायदा है, जब तक वह अपनी जगह पर बना रहता, उसे होमवर्क की चिंता नहीं रहती और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। स्कूल शुरू होने पर फिर से मासिक परीक्षा होती। तांग क्विन को यकीन नहीं था कि कोई उसे हरा सकता है। अगर सचमुच ऐसा कोई होता तो वह उसे पकड़ लेता और उससे जबरदस्ती पूछता कि वह कहाँ से है। वह मुंह नहीं खोलता। क्या उन्होंने उसके हाथ में बंदूक देखी है? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका प्यार ही हमारी ताकत है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।